स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2013 में पूछे गए पर्यावरण के प्रश्नों को। तो तैयार हो जाइए एक और फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली सुबह 10 बजे लाइव क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है, वो भी फ्री में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर दिन एक नए सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, तो आज की यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से 2013 में पर्यावरण के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, देर ना करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है गुजरात, बी ऑप्शन कह रहा है गोवा, सी ऑप्शन कह रहा है राजस्थान और डी ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र। तो मतलब समुद्री सीमा किस राज्य की नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ किस राज्य की सीमाएं जो है समुद्र से नहीं लगती, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में एकदम साफ दिखाई दे रहा है। आप उत्तर बताइए तो देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर बताते हैं। चलें जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमारा उत्तर हो जाएगा वह होगा राजस्थान। आप भी जानते होंगे राजस्थान को रेगिस्तान कहा जाता है, तो यहाँ पर नदियाँ हैं लेकिन यहाँ पर समुद्र का कोई किनारा नहीं इस पर टच करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा राजस्थान। अब बात करें गुजरात की और गोवा की और महाराष्ट्र की, तो आप सब जानते हैं ये जो है पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक, चले यहाँ पर उत्तर सी आप लोग नोट करिएगा। यह पश्चिमी पर इस तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह राज्य हैं, याद करिएगा तीनों, जो गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, ये इनकी सीमाएं जो हैं ये समुद्र से लगती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किस पर की जाती है, एटीपी पर या एसटीपी पर या बीओडी पर या डब्ल्यूपीएल पर। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए और जो उत्तर होगा उसका फुल फॉर्म भी आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का। चलिए अगर बात करें प्रदूषण स्तर किसके द्वारा नापा जाता है नदी का, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, बीओडी। बीओडी के द्वारा नदी के मतलब जल के प्रदूषण को नापा जाता है बीओडी के द्वारा, और इसका जो फुल फॉर्म होगा बीओडी का वह एक बार आप लोग बताइए तो। चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वह होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बी से बायोलॉजिकल हो जाएगा, ओ से ऑक्सीजन होगा और डी से डिमांड हो जाएगा। यह हमारा बीओडी का फुल फॉर्म है, आप लोग जानते रहिएगा। और यहाँ से हमारा उत्तर जो निकलेगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन सही। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से रोग क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है टाइफाइड, बी ऑप्शन कह रहा है कालरा, सी ऑप्शन कह रहा है जुखाम और डी ऑप्शन कह रहा है मलेरिया। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि वायरस संक्रमण से होने वाला इनमें से कौन सा रोग है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। इस बार आपको टेट में कोई भी 100 नंबर लाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यूपी टेट में खुद इस बार हम आपको फ्री में प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जुड़िए हमारे फ्री प्रैक्टिस बैच से। यूट्यूब पर लाइव चलते हैं सुबह 10 बजे, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी फ्री में इस बार करिए। चलिए अब बात करते हैं अपने प्रश्न की। तो कह रहा है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वह हो जाएगा जुखाम। ठीक है, जुखाम जो है यह वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। और बाकी ऑप्शन में जो टाइफाइड दिया गया है, कालरा दिया गया है और मलेरिया दिया गया है, ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं यह होती हैं किससे, जल जनित रोग हैं। ठीक है, जल जनित रोग हैं। वैसे तो मलेरिया जो होता है मच्छरों के काटने से भी होता है, लेकिन हमारा सबसे बेस्ट होता है कि ये लोग जल जनित रोग हैं। कहीं ना कहीं ये जल का, दूषित जल का उपयोग करते हैं या कुछ ना कुछ इस पर असर ज़रूर पड़ता है, इसलिए इन्हें जल जनित रोग कहा जाता है। ठीक है, तो किसे जल जनित रोग कहा जाता है, टाइफाइड को, कालरा को, मलेरिया को, इन्हें जो है जल जनित रोग कहा जाता है। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा होगा जुखाम। ठीक है,
सी ऑप्शन जुखाम को सही कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो कौन सा तत्व है भारत में कृषि को जो प्रभावित करता है? ए ऑप्शन का रहा है तापमान, बी ऑप्शन का रहा है आर्द्रता, सी ऑप्शन का रहा है पवन और डी ऑप्शन वृष्टि। चलें, बताइए भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो आप जानते रहिएगा सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वह होता है वृष्टि। ठीक है, वृष्टि कहते हैं इसे, आप लोग जानते रहिएगा क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, हमारा यही सिद्धांत है कि आपको कम समय में प्रीवियस ईयर को रटा दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए और डरिए मत। यूपी टेट में 100 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे। देखिए हमारे प्रैक्टिस पर ही निर्भर मत रहिए, मैं बार बार कहता हूँ किताबें पढ़िए, अधिक से अधिक किताबें पढ़िए। बाकी हम प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में प्रोवाइड कर ही रहे हैं, इसको भी देखा करिए, इसको मिस मत करिए। बाकी अपने तरफ से किताबें भी पढ़ते रहिए। अगर आपको यह नहीं पता कि पहली बार जैसे टेट जो लोग दे रहे हैं उनको तो नहीं पता होगा कि सबसे बेस्ट किताबें कौन सी होंगी। ठीक है, तो हम आपको एक किताब का नाम भी बताएंगे, दो एक किताबों का नाम बताएंगे। आप दुकान पर जाइए या ऑनलाइन जाइए, उस किताब को डिमांड करिए, एक बार मांगिए, उसके बाद देखिए। दुकान पर अगर जा रहे हैं ना, किताब को देखिए। 2-3 किताबों का नाम मैं बताऊंगा, एक अलग से वीडियो लाऊंगा उस पर। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा कौन कौन सी लोगों को यह वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जब किताब को मैं बताऊंगा ना, मेरे बताने पर आप किताब नहीं लेंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, आप पहले दुकान पर जाएंगे, वहाँ पर किताब जो मैंने बताया उसको लेकर खुद देखेंगे। अगर आपको वह अच्छी लग रही है तब आप लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मुझे अच्छी लग रही हो और आपको अच्छी ना लग रही, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं 2-3 किताबों का नाम बताऊंगा और दिखाऊंगा भी किस प्रकार से उसमें टॉपिक दिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, सारी की सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ पहले प्रीवियस ईयर को हल कर लीजिए, उसके बाद अलग से बात करेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कहा जा रहा है देखते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? अब बताइए सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए ऑप्शन कह रहा है तापमंडल, बी ऑप्शन कह रहा है मध्यमंडल, सी ऑप्शन कह रहा है जलमंडल और डी ऑप्शन कह रहा है आयन मंडल। चलिए, तो बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा। तो इसका उत्तर जो सही होगा बिल्कुल सही, हमारा मध्यमंडल सही होगा। जो चीज़ मध्य में रहती है वो अक्सर वो ठंडी रहती है। जैसे आप अपने घर को ही ले लीजिए, जिसका घर 3-4 मंजिले का होगा, उसका जो बीच का फ्लोर होगा वहाँ पर ठंडा रहता होगा। इसी प्रकार से हमारे मध्यमंडल में भी ठंडी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? मतलब एक ग्रीन हाउस गैस है इसमें से, तो जल्दी से बताइए वह कौन सी है। ए ऑप्शन कर रहा है सल्फर डाई ऑक्साइड, बी ऑप्शन कर रहा है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन कर रहा है आर्गन और डी ऑप्शन कर रहा है मीथेन। चलिए जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होगा हमारा यहाँ पर। तो इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है ये आपको बताना है। चलिए, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में नहीं जानते तो जान जाइए। ग्रीन हाउस के अंतर्गत कौन मुख्य रूप से आते हैं? तो मीथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, नाइट्रस ऑक्साइड आती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आती है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत। तो मैंने जितना बताया इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, वह होगा मीथेन। मीथेन ही एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत इसमें से आती है। ठीक, चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो कब हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत? ए ऑप्शन कर रहा है 1973 में, बी ऑप्शन कर रहा है 1982 में और सी ऑप्शन कर रहा है 1980 और डी ऑप्शन 1975। चलिए
चलिए जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शन इसलिए पढ़ते हैं ना ताकि आप लोग उत्तर तब तक कर दें, ठीक है? नहीं तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है? इसलिए मैं ऑप्शन को पढ़ता रहता हूँ ताकि आप लोग जल्दी से पढ़ के कमेंट कर दें। तो यहाँ पर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, वह स्टार्ट हुआ था कब? 1973 में, ठीक है? तो अगर डेट आपसे पूछा जाए तो डेट भी नोट करिएगा, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 1973 को इसका डेट भी जानते रहिएगा, ठीक है? अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किस नेशनल पार्क से हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, ठीक है? जिम कॉर्बेट, याद करिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम था जहाँ से यह प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, नेशनल, ठीक है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ से प्रश्न अधिक बनते हैं, ठीक है? और यह प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरुआत किया गया था? तो बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत मैंने बताया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हुआ था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो यह है उत्तराखंड में, ठीक है? उत्तराखंड राज्य में है। और जिम कॉर्बेट का वर्तमान नाम, नया नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क है। अब रामगंगा नेशनल पार्क क्यों पड़ा? तो यहाँ इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से एक नदी निकलती थी जिसका नाम था रामगंगा, इसलिए इसका नया नाम बदल कर दिया गया इस पार्क का रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक? यहाँ से इतना जानते रहिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ए ऑप्शन 1973, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ए ऑप्शन कह रहा है गुजरात में, बी ऑप्शन कह रहा है तमिलनाडु, सी ऑप्शन कह रहा है अंडमान द्वीप और डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। चलिए एक बार कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग। तो बात करें गल्फ ऑफ मन्नार किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है? इसे मन्नार की खाड़ी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही, ठीक? चलिए अभी तक आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो आप एक बार हमारे चैनल लक्ष्य तक के प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, वहाँ पर यूपी टेट की बहुत सारी क्लासेज आपका इंतज़ार कर रही हैं, उनको एक बार देखा करिए, ठीक है? और डेली सुबह 10 बजे कम से कम हमारे लिए आधा घंटा का समय निकालिए, बाकी आप चाहे जो भी करिए 23.5 घंटे मतलब 24 घंटे के अंदर आप आधा घंटा का समय निकालिए और डेली क्लास देखिए। आप 10 दिन क्लास देखेंगे आपको खुद लगने लगेगा हाँ यूपी टेट में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं पहली बार में ही, ठीक? जो लोग अभी तक 2-3 बार दे चुके हैं यूपी टेट अभी तक पास नहीं हुए हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं अपने तरफ से। एक बार हमारे साथ जुड़िए और एक बार हमारा बात मानिए, ठीक? चलें आगे आएँगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को माफ़ी चाहेंगे, प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो वह कौन-सा प्राणी है या जीव है जिसे किसान का मित्र कहेंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक? ए ऑप्शन का है चींटी, बी ऑप्शन का है केचुआ, सी ऑप्शन मधुमक्खी और डी ऑप्शन तितली। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। ठीक। चलिए बता दीजिए जल्दी से 5 सेकंड का टाइम लीजिए। एकदम सिंपल सा है, अगर आपने सीटेट की परीक्षा दी होगा तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा वहाँ पर। और यहाँ पर उत्तर जो निकलेगा वह हो जाएगा केचुआ। तो केचुआ को किसान का मित्र किस लिए कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने चल रहा हूँ। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है ये आप जान गए। अब मैं बताऊँगा क्यों कहा जाता है। केचुआ नीचे की मिट्टी की ऊपरी सतह तक लाने का कार्य करते हैं जिसमें मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो आप देखे होंगे अपने खेतों में कि मिट्टी को चालते हैं ये लोग, नीचे की मिट्टी को ऊपर करते हैं और ऊपर की मिट्टी नीचे ऑटोमेटिक चली जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो खेत होता है वह अधिक उपजाऊ हो जाता है, ठीक? चलिए
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ये तो इम्पोर्टेंट है, आप जानते हैं इसे, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन उत्तराखंड और डी ऑप्शन हमारा छत्तीसगढ़। चलिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से हुआ, तो सबसे पहले जान जाइए कि उत्तराखंड राज्य से स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड के किस जिले में स्टार्ट हुआ? तो चमोली जिले से स्टार्ट हुआ। अगर आपसे पूछा जाए किस किस सन में स्टार्ट हुआ, तो वह साल था 1973 का। इतना आप जानते रहिएगा। और बात किया जाए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं, तो वो हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। और साथ में एक नाम और जुड़ता है चंडी प्रसाद भट्ट का। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट नाम जो है चिपको आंदोलन से, तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा का। और यह कहाँ पर है? इस राज्य की बात की जाए तो उत्तराखंड में है। जो लोग यूपी लगा रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। ठीक, यूपी मत लगाइए, यूपी गलत है, यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए ऑप्शन कह रहा है क्लोरीन का, बी ऑप्शन कह रहा है ब्रोमीन का, सी ऑप्शन आयोडीन का और डी ऑप्शन लोहा का। बताइए, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो समुद्री जीवों में लगभग आयोडीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आपको भी पता होगा कि समुद्र में नमक की मात्रा अधिक है, इसलिए उसका पानी जो है वह खारा होता है। तो यहाँ पर आयोडीन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वह होता है घेघा रोग। ठीक है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को जान जाइए, तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है लाइकेन है। लाइकेन क्या है, आप लोग बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है परजीवी रसायन, बी ऑप्शन कह रहा है स्वपोषी, सी ऑप्शन कह रहा है अपघटक और डी ऑप्शन सहभोजी। चलिए सहजीवी, बताइए कौन सा उत्तर होगा। डी सहजीवी है। चलिए जल्दी से बताइए उत्तर। चलिए, तो बात करें इस प्रश्न की, तो लाइकेन या शैवाल किसे कहते हैं? लाइकेन और शैवाल दोनों एक ही होते हैं, याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सहजीवी कहते हैं लाइकेन को। लाइकेन एक सहजीवी जीव है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात किया जा रहा है इसमें, तो कह रहा है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? ए ऑप्शन कह रहा है वाहनों में, बी ऑप्शन कह रहा है उद्योगों में, सी ऑप्शन कह रहा है खाना बनाने में और डी ऑप्शन वाहनों एवं उद्योगों में। चलिए बताइए, एक बार कमेंट कर दीजिए तो क्लास कैसी लगती है आप लोगों को। क्योंकि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो डेली डेली सभी लोग क्लास नहीं देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि डेली क्लास में लगभग बहुत कम लोग देख रहे हैं। तो आज इस क्लास में एक ही निवेदन करेंगे कि आप इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिए। ठीक है, और क्लास कैसी लगती है यह भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए सीएनजी का अगर बात की जाए इस प्रश्न की, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही होगा। क्योंकि सीएनजी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? वाहनों एवं उद्योगों में ही किया जाता है। ठीक, बड़े पैमाने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात किया जा रहा है यहाँ पर, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है व्याख्यान, बी ऑप्शन कह रहा है क्षेत्र भ्रमण, सी ऑप्शन कह रहा है समूह वार्तालाप और डी ऑप्शन कह रहा है अध्ययन। चलिए देखते हैं, बताइए कितने लोग उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए, पर्यावरण जागरूकता के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्योंकि आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है इसका उत्तर देना। ठीक, तो प्रश्न में पूछा क्या गया था कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो वह होगा क्षेत्रीय भ्रमण। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत या पर्यावरण के अंतर्गत ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है वो होता है क्या? क्षेत्रीय भ्रमण। बालक को लाइव चीज़ें दिखाना, और तब बालक आसानी से सीखता है। और चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। ये प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। ए ऑप्शन कर रहा है गामा किरणें, बी ऑप्शन कर रहे हैं कि एक्स किरणें, सी ऑप्शन परावैंगनी किरणें और डी ऑप्शन बीटा किरणें। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर हमारा सही। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, तो वह हो जाएगा हमारा एक्स किरणें। ठीक है, यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। नहीं नहीं नहीं, एक्स किरणें नहीं होगा, गलती हो गई, परावैंगनी किरणें होनी चाहिए ना, परावैंगनी किरणें ही होनी चाहिए, क्योंकि ओजोन परत जो है हमारी रक्षा परावैंगनी किरणों से करती है, इसलिए हमारा उत्तर एक्स किरणें ना होकर सी ऑप्शन परावैंगनी किरण हो जाएगा। ठीक, नहीं नहीं, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन ही सही होगा, सबसे बेस्ट सी ऑप्शन ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि यह, ए ऑप्शन कह रहा है उड़ता है, बी ऑप्शन कह रहा है रात्रिचर है, सी ऑप्शन कह रहा है शाकाहारी है और डी ऑप्शन बच्चे देता है। बताइए यहाँ पर उत्तर। चमगादड़ जो है स्तनधारी होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल सही हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा बताइए चमगादड़ के विषय में। तो यह एक रात्रिचर पौधा है, रात्रिचर जीव है, आप भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि चमगादड़ ज़्यादातर रात में देखते हैं और रात में ही घूमते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो कह रहा है कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि यह, ए ऑप्शन कह रहा है उड़ता है, बी ऑप्शन कह रहा है रात्रिचर है, सी ऑप्शन कह रहा है शाकाहारी है और अगला ऑप्शन है हमारा बच्चे देते हैं। तो चलिए बताइए कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि यह, तो यहाँ पर एक सिंपल बात है कि जब बच्चे देता है तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तर यही होगा। ठीक है, क्योंकि चमगादड़ की बात की जाए स्तनधारी है, तो स्तनधारी है तो इसका मतलब वह बच्चे देता है, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर आपको पर्यावरण की परिभाषा पूछ ले रहा है, इसमें से कौन सी सही है, कम शब्दों की परिभाषा कौन सी सही है। ए ऑप्शन की बात किया जा रहा है तो कह रहा है कि एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, बी ऑप्शन कह रहा है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, सी ऑप्शन कह रहा है चीजें जो हमको घेरती हैं और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए इसमें से कौन सा है जो पर्यावरण की परिभाषा है सबसे अच्छी मानी जाएगी, तो आप इसका उत्तर जल्दी से दें। चलिए बिल्कुल सही, अगर बात करें पर्यावरण की परिभाषा तो एबायोटिक एवं बायोटिक घटक यही हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा पर्यावरण की परिभाषा के अंतर्गत। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। तो इसमें यह बताना है कि जो कृत्रिम बारिश कराई जाती है किसके द्वारा कराई जाती है। ए ऑप्शन का रहा है सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा, बी ऑप्शन पोटेशियम ब्रोमाइड के द्वारा, सी ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड के द्वारा और डी ऑप्शन पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ भीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके ही कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में तो कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो कब विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि यह दिवस ओजोन परत की संरक्षण के लिए मनाया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है 21 मार्च, बी ऑप्शन कह रहा है 16 सितंबर, सी ऑप्शन कह रहा है 25 अप्रैल और डी ऑप्शन कह रहा है 5 जून। तो बता दीजिए यहाँ पर विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। चलिए जल्दी से बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। मैंने बता दिया कि ओजोन परत की संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा कितना होगा, 16 सितंबर। 5 जून एक तारीख दी गई, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक आपने हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर विजिट करिए हमारे। वहाँ पर आपको यूपी टेट की सारी क्लासेज मिल जाएंगी, उनको एक बार देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके पेपर के लिए, ठीक? चलिए, अगला प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि सिल्वी कल्चर संबंधित है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? तो यहाँ से एक प्रश्न हर बार पूछा जाएगा, चाहे बीटी कल्चर हो, चाहे सिल्वी कल्चर, चाहे जो कल्चर हमारे क्या है, कृषि से संबंधित हैं, उनसे पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है? तो इसे भी हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत करा देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जैसे ही हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेज स्टार्ट होंगी, आपके पास यूट्यूब खुद नोटिफिकेशन भेज देगा, ठीक है? इसलिए बार बार कहते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि कोई भी क्लास आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, कि कोई भी क्लास से 10 नंबर आ सकते हैं, ठीक है? चलिए, सिल्वीकल्चर संबंधित है किससे? वन एवं वन्य उत्पाद से। बी ऑप्शन कर रहा है सिल्क से, सी ऑप्शन कर रहा है फूल से, डी ऑप्शन कर रहा है उर्वरक से। चलिए, बताइए सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो यहाँ पर वन्य एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। क्या ऑप्शन दिया गया? वन एवं वन्य उत्पाद, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक? ए ऑप्शन सही करेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए, प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? ए ऑप्शन कर रहा है लखीमपुर खीरी, बी ऑप्शन कर रहा है चंदौली, सी ऑप्शन कर रहा है लखनऊ और डी ऑप्शन गोरखपुर। तो इतना तो आप जान गए कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह है यूपी में। तो बताइए यूपी में कहाँ पर स्थित है? तो बात करें चंद्रप्रभा की, तो इसका उत्तर जो होगा क्या होगा? चंदौली हो जाएगा। चंद्रप्रभा चंदौली में है, इतना याद करिएगा, ठीक है? अगर बात करें चंद्रप्रभा वन्यजीव की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी कब? 1957 में चंद्रप्रभा की स्थापना की गई थी। इतना आप जानते रहिएगा। चंद्रप्रभा चंदौली में है और इसकी स्थापना 1957 में की गई है। यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? मतलब एक ही चीज़ है जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, बाकी प्रथम और तृतीय के हैं। चलिए, ए ऑप्शन करा है हाथी, बी ऑप्शन करा है सांप, सी ऑप्शन करा है शेर और डी ऑप्शन करा है बकरा। तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कौन सा है जो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? कमेंट करते रहिए, उत्तर जल्दी जल्दी बताते रहिए। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात करें यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता जो है क्या है, तुम्हारा बी ऑप्शन हो जाएगा सांप, ठीक है? ये जो सांप है यह हमारा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अब बात करें क्या क्या, हाथी और बकरे की, तो यह हमारा जो है कौन सी श्रेणी का है? बताइए कौन सी श्रेणी का है ये दोनों, हाथी एवं बकरा? तो यह हमारा बकरी है, ठीक है? हाथी एवं बकरी, तो यह हमारा प्राथमिक है, ठीक? प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, प्राथमिक उपभोक्ता। बाकी शेर जो बचा है, शेर किस श्रेणी का है? तो शेर तृतीय श्रेणी का है, क्योंकि यह सभी चीज़ खा लेता है, ठीक है? तो सांप यहाँ पर द्वितीय श्रेणी का था, हाथी और बकरी ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं और शेर जो है यह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि झूम खेती होती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है झूम खेती किस राज्य में होती है? ए ऑप्शन का रहा है केरल में, बी ऑप्शन का रहा है बिहार में, सी ऑप्शन का रहा है मेघालय में और डी ऑप्शन का रहा है तमिलनाडु में। चलिए, बताइए झूम खेती किस प्रकार की कहाँ पर होती है? तो झूम खेती के अनेक नाम हैं, आप जानते रहेगा। मिजोरम में कुछ कहते हैं इसे, केरल में कुछ कहेंगे, तो हर जगह इसका अलग अलग नाम है, ठीक है? यहाँ पर झूम खेती की बात की गई तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वह हो जाएगा मेघालय। मेघालय के अंतर्गत ही झूम खेती की जाती है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। आराम आराम से देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको याद करना है, रटना है। यहाँ पर कुछ मिस मत करिए, हर चीज़ को रटिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर पूछें, अगर आपने गलती कर दिया तो आप बहुत पछताएंगे बाद में। इसलिए प्रीवियस ईयर को रट डालिए। ठीक, कह रहा है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। ए ऑप्शन करा है अमोनिया का, बी ऑप्शन करा है कार्बन डाइऑक्साइड का, सी ऑप्शन करा है नाइट्रोजन का और डी ऑप्शन करा है ऑक्सीजन का। चलिए बताइए, शुष्क बर्फ, ये तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एक बार भी बैठे होंगे तो आपको पता होगा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। CO2 को कहते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा यूपी टेट 2013 में पर्यावरण के पूछे गए प्रश्न। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार की फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। और डेली सुबह 10 बजे फ्री प्रैक्टिस बैच लाइव होती है, आप उससे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।